कई महीनों से हम सब गुंको को सिर्फ एक रूथलेस होली नाइट समझ रहे थे, लेकिन चैप्टर 1186 में ओडा सेंसे ने सिर्फ उसकी बैक स्टोरी रिवील नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी कैरेक्टर ही रिराइट कर दी। गुंको कभी विलन थी ही नहीं, वो एक किडनैप प्रिंसेस थी जिसे इमू ने एक वेपन बना दिया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात पता है क्या है? इस चैप्टर का बिगेस्ट मोमेंट लूफी का इमू को पंच मारना नहीं था। असली इमोशनल क्लाइमैक्स है जब ब्रूक टूट जाता है और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है, बस एक और बार मुझे प्रिंसेस शूरी पर भरोसा करने दो। और बिलीव मी गाइस, इस एक लाइन ने गुंको की पूरी स्टोरी का मीनिंग ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1186 में ओडा सेंसे ने आखिर क्या रिवील किया है। चैप्टर की शुरुआत होती एस्पेरिया किंगडम से, जहाँ पर सारे सोल्जर्स अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। लेकिन जब ब्रूक थ्रोन रूम में पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। किंग रोवन जमीन पर गिरा हुआ था, इमू वहाँ मौजूद था, एक और शैडोई फिगर भी वहाँ था, और सामने बैठी थी प्रिंसेस शूरी, जिसे हम आज गुंको के नाम से जानते हैं। ये सब देखकर ब्रूक तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो किंग को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी शूरी उसे रोक देती है, और जो बातें वो बोलती है ना, उससे ब्रूक की पूरी दुनिया हिल जाती है। शूरी कहती है, मैं इस किंग की असली बेटी नहीं हूँ, मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ, और जिस आदमी को तुम मेरे पापा समझते हो उसने होली नाइट्स को मुझे देने से मना कर दिया, और इसी वजह से हजारों लोग मारे गए, जिसकी वजह से मैंने खुद इसे मार दिया। और यही वो सीन है जहाँ पर ओडा सेंसे हमारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहली नजर में लगता है कि गुंको सच में इविल बन चुकी है, लेकिन असली रिवील अभी बाकी है। तभी उनके सामने एक और होली नाइट आता है, सेंट मैनमेयर ग्रो, और इसी मोमेंट पर ओडा सेंसे एक और शॉकिंग रिवील करते हैं। ग्रो ही गुंको का बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन शॉक यहाँ खत्म नहीं होता। लेकिन सबसे खराब बात तो ये है कि ग्रो उसे अपनी बेटी के रूप में ट्रीट ही नहीं करता, वो बार बार उसे सिर्फ दिस वन कहकर बुलाता है, जैसे वो कोई इंसान हो ही नहीं, जैसे वो एक ऑब्जेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट, एक सैंपल, एक वेपन। और इसी एक डिटेल से ओडा सेंसे हमें समझा देते हैं कि गुंको को सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नहीं छीना, उसके अपने बायोलॉजिकल फादर ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ग्रो एक और डेंजरस इन्फॉर्मेशन रिवील करता है, शूरी के पास बाइपोलर या हेटेरोकॉमिक आईज है, जो कि एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है। और इससे भी इम्पोर्टेंट लाइन, द ग्रेट वन स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड इट, यानी इमू ने पर्सनली शूरी को मांगा था। अब सवाल ये है कि आखिर इन आंखों में ऐसा क्या है? क्या ये वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से कनेक्टेड है? क्या ये किसी एंशिएंट ब्लड लाइन का हिस्सा है? क्या इनका कनेक्शन जॉय बॉय या एंशिएंट किंगडम से है? और ग्रो ऐसा क्यों कहता है कि वो खुद भी कभी इन आइज को अवेकन नहीं कर पाया? ओडा सेंसे आंसर नहीं देते, सिर्फ नए क्वेश्चंस दे रहे हैं। और यही फाइनल सागे की राइटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट है, एक छोटा सा रिवील और उसके पीछे 10 नए मिस्ट्रीज। लेकिन चैप्टर का सबसे पेनफुल मोमेंट तो अब आता है। ब्रूक को याद आता है कि उसने बचपन से शूरी को ग्रो होते हुए देखा है, उसके डायपर्स तक बदले हैं, उसके लिए वो एक एंजल थी। और फिर उसी शूरी ने उसके सामने गैवोट अटैक यूज किया और उसके सर के आर पार तलवार घुसा दी, जिससे ब्रूक बच तो गया, लेकिन ट्रॉमा इतना गहरा था कि उसके दिमाग ने रियलिटी को रिजेक्ट ही कर दिया। उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि ये सब एक नाइटमेयर था। गाइस, आप खुद सोचिए कि ब्रूक को कितना बड़ा इमोशनल शॉक लगा होगा कि उसका माइंड उस मेमोरी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से ब्रूक सालों तक उस दिन को भूलकर जीता रहा। लेकिन जब वो मेमोरी फाइनली वापस आती है तो ब्रूक टूट जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि किंग रूवेन मर गए, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद प्रिंसेस शूरी उस वक्त भी उसकी हेल्प ही मांग रही थी। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ शूरी चिल्लाती है, भाग जाओ ब्रूक, मतलब उसके अंदर की शूरी शायद पूरी तरह कभी खत्म हुई नहीं थी। और फिर आता है चैप्टर का टाइटल, वन मोर टाइम। ब्रूक स्टुअर्ट्स के सामने झुक जाता है, वो रिवेंज नहीं मांगता, वो इमू को मारने की बात नहीं करता, वो ना ही ग्रो से बदला लेने की बात करता है, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं एक और बार प्रिंसेस शूरी पर भरोसा कर सकता हूँ? मुझे उसे बचाना है। ऑनेस्टली कहूँ ना गाइस, तो यही चैप्टर 1186 का इमोशनल क्लाइमैक्स है, और इसी वजह से ओडा सेंसे ने चैप्टर का नाम वन मोर टाइम रखा। और मुझे ये भी बहुत पसंद आया कि स्टुअर्ट्स के रिएक्शन एकदम नेचुरल थे, किसी ने ब्रूक को क्वेश्चन नहीं किया। जिनबे तुरंत बोलता है चलो उसे बचाते हैं, फ्रैंकी रो रहा है, नामी सोल्यूशन सोच रही है, उसो भी पैनिक में प्लान बना रहा है। ये सिर्फ गुंको को सेव करने का डिसीजन नहीं था, ये ब्रूक के दर्द को अपना दर्द बना लेने का मोमेंट था। और जब ब्रूक को फिर से होप मिलती है ना, तो ओडा सेंसे हमें लूफी के पास ले जाते हैं। लूफी पेट भरकर खाना खा चुका है, और वो एक ऐसी लाइन बोलता है ना जो एंड गेम की अनाउंसमेंट लगती है। लूफी कहता है जो भी एल्बाब का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। उसके बाद लूफी ये भी कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं इस फॉर्म में किसी से नहीं हार सकता, और फिर वो सीधे बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है। उधर इमू और लोकी का कन्फ्रंटेशन चल रहा होता है, और यहीं पे इमू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है। वो कहता है 800 साल पहले भी जायंट्स बच्चों को बचाने के चक्कर में ही हार गए थे, और अब हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है, इमू सिर्फ एल्बाब पर अटैक नहीं कर रहा, वो एल्बाब की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता है, और शायद वो उसी हिस्ट्री का फायदा उठाकर उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। ये डायलॉग फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है। लेकिन उससे पहले चैप्टर में एक और आइकॉनिक सीन होता है। लूफी आसमान से सीधा बैटलफील्ड पर उतरता है, अपनी फिस्ट पर आर्मनेंट और कॉन्करर हाकी कोट करता है, और जोर से चिल्लाता है एल्बाब से निकल जा,
जाओ और अगले ही पैनल में सीधा इमू के फेस पर पंच मारता है, बिल्कुल चैप्टर 502 में चार्लोस वाले लेजेंडरी पंच की तरह। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उस वक्त लूफी एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मार रहा था और आज वो दुनिया के रूलर को पंच मार रहा है। और इसी वजह से ये सिर्फ एक हाइप मोमेंट नहीं लगता, ये ब्रूक की होप का जवाब लगता है, क्योंकि एक तरफ ब्रूक कह रहा है कि मुझे प्रिंसेस शूरी को बचाना है और दूसरी तरफ लूफी बिना कुछ जाने उस रास्ते पर पहला कदम रख चुका है। मेरी थ्योरी ये है कि गुंको की स्टोरी अब विलन वाली नहीं रहने वाली, उसकी स्टोरी रिडेम्पशन वाली बनने वाली है। उसकी बाइपोलराइज फाइनल सागा के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन सकती है। और अगर इमू सच में सेंचुरी से रेयर ब्लड लाइन कलेक्ट करता आ रहा है तो गुंको सिर्फ एक विक्टिम नहीं होगी, बल्कि वो उस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पीस भी हो सकती है। एक बात तो चैप्टर 1186 ने बिल्कुल क्लियर कर दी है, हम गुंको को गलत समझ रहे थे और शायद ओडा सेंसे भी शुरू से यही चाहते थे। अब देखना सिर्फ ये है कि ब्रूक को प्रिंसेस शूरी पर एक और बार भरोसा करने का मौका मिलेगा या फिर इमू से हमेशा के लिए अपना वेपन बना चुका होगा।